नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 09। कहते हैं वक्त बदलता जरूर है लेकिन उसका भी इंतजार करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ कर दिखा रही है ठियोके लाफो घाटी के पंथा गांव की एक सत्या नाम की महिला। वर्तमान के दौर में सभी जहरीली दवाइयों को त्याग घरेलू नुस्खे अपनाकर बागवानी में अपना नाम कमा रही सत्या देवी न सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है बल्कि दूर दूर से लोग इस महिला की बागवानी को देखने के लिए आ रहे हैं। कृषि विभाग की ओर से अब बड़े बड़े अधिकारी इस महिला के बगीचे को देखने के लिए लोगों को यहाँ ला रहे हैं। पिछले 2 सालों से सत्या देवी ने कुदरती खेती को अपनाना शुरू किया। उनका कहना है पहले बगीचे के लिए बाजार से लाई जाने वाली दवाइयों का खर्च 20,000 रुपए के करीब आता था, लेकिन अब मात्र 2,000 रुपए में बगीचे को पाल रही हैं। गाय के गोबर, गौमूत्र व अन्य घरेलू नुस्खों से जहाँ एक पौष्टिक फसल तैयार होती है, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी पूर्ण रूप से लाभदायक है। वीरवार को सत्या देवी के घर पर कृषि विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम ठियोके के शर्मा भी मौजूद रहे। कई गांव की महिलाओं ने इस दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विभाग की ओर से क्षेत्र की जनता को कार्यक्रम में नेचुरल खेती करने को लेकर कई तरह के डेमो भी दिए गए। इस अवसर पर कृषि विभाग के अधिकारी विक्रांत लेखी ने लोगों को बाजारों में मिलने वाली जहरीली खाद व दवाइयों से बचने को लेकर संदेश दिया। खर्चा आता था, पूरी साल का खर्चा मेरे को 15 से 20,000 का आता था। जैसे कि मैं अब 2 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रही हूँ, अपनी सारी दवाइयाँ घर पे बना रही हूँ, अपने बगीचे के लिए, अपने मटर के लिए, अपने फ्रांस बीन के लिए। कोई भी मेरी खेती है, कोई भी मेरा फल है, तो मैं अपने हाथों से अपने घर पे सारी दवाइयाँ बना रही हूँ घर पे। तो मैं घर घर में जाके किसी को नहीं बोल रही हूँ। तो आज जो आप लोग एकत्रित हुए हैं मेरे घर पे, इसी के लिए इकट्ठे हुए हैं सब लोग कि आप लोगों को भी सारी जानकारी मिले। मैं चाहती हूँ कि पूरा गाँव स्वस्थ रहें, पूरा परिवार अपना घर सब अपने घर से शुरू करें अपने गांव में। इसमें बहुत फायदे मिलेंगे आप लोगों को। और जैसे आजकल बीमारी चली है, आप सभी जानते कि कोरोना चला हुआ है, लेने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं। जितने भी यहाँ पर लोग हैं, महिला है, कोरोना के वजह से खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि इनकम महीने की हमारे पास किसी के पास होती नहीं है, सब नौकरी वाले, एक ही किसान है। तो मेरा ये सब के लिए ये निवेदन रहेगा कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मैं पूरे बगीचे में कर रही हूँ, मेरे को 2 सालों से पूरा बगीचा में साग सब्जी आप देख सकते हैं मेरे खेत में जो लगा है। इस टाइम भी आप देख सकते हैं, बगीचे में जा सकते हैं। जो मैं नेचुरल फार्मिंग कर रही हूँ, इसके लिए देखो मेरे को बहुत ही कम खर्चे आते हैं। जहाँ मेरा पूरी साल का 15,000 से 20,000 का खर्चा आता था, जिसमें खाद होती थी, केमिकल होता था, पूरा खर्चा 20,000 आता था। आज जो मैं अपने घर में कर रही हूँ, अपने हाथ की स्प्रे सारी तैयार कर रही हूँ, तो उसमें 1,500 से 2,000 का खर्चा आता है मेरा। बिल्कुल कम खर्चे में कर रही हूँ। और आप अपना बगीचा भी देख सकते हैं और कर रही हूँ। मेरे को कोई टेंशन नहीं कि मेरा बगीचा दागी हो गया, डैमेज हो गया है। अभी भी जितना भी ओला आया था, आप लोगों को सबको पता है कि मेरे बगीचे में जाली नहीं है, नेट नहीं है, फिर भी बहुत डैमेज हो गया था मेरा बगीचा। मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि मेरा बगीचा जो फल है उसके धाग बहुत अच्छे से भर गए हैं। आप देख सकते हैं, जा सकते हैं बगीचे में कि खाने के लिए भी मेरे बगीचे का फल कितना अच्छा है। बाद में अभी अगस्त में हमारा सेब तैयार होगा, हो सके तो आप लोग भी लाओ अपने फल और मेरा भी फल देखो आप। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि पहले केमिकल करती थी तो 1 साल तक नहीं रहता था सेब। अब जो 2 सालों से मैं अपना फल, अभी अप्रैल में ही मेरा सेब खत्म हुआ है, बिल्कुल भी गला सड़ा नहीं है मेरा सेब, स्वस्थ था, बिल्कुल मीठा था, खाने के लिए पका हुआ था, सड़ा हुआ नहीं बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि केमिकल वाला सेब नहीं रह सकता इतनी देर के लिए। तो मेरा सभी यहाँ पर जितने लोग आए हैं सबसे निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके, पूरे बगीचे में नहीं करो आप लोग, सभी बगीचे वाले हैं 4-4, 5-5 पौधे अगर आप लोग करेंगे, अपने किचन के लिए आप लोग तैयार करेंगे, तो उसमें क्या है कि अपना परिवार हमारा स्वस्थ रहेगा, जो आगे हम तो हर आदमी अवेयरनेस के उस स्तर पे जा रहा है कि जो मैं खा रहा हूँ वो क्या चीज है। बीच का ये जो अभी भी वो टाइम है, इससे पहले का जो टाइम है, उसमें यही है कि कुछ भी जो मार्केट मिला आंखें बंद करके हम लोग खाते रहे। पूरी सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी मिला तो उसको खा लिया, कंज्यूम कर लिया, या जैसे खाद अवेलेबल हो गई उसको यूज कर लिया। जैसे सर बात कर रहे थे कि उसका हमें, भले ही हमें उसका प्रॉपर यूज पता नहीं है, पर हमने कर लिया यूज। मिट्टी, अब मिट्टी चीख के थोड़ी बोलेगी। मेरे को कोई ज्यादा खिला देगा तो मैं तो बोलूंगा। मैं अगर 2 रोटी खाता हूँ, मेरे को 4 रोटी खिला देगा तो मैं बोलूंगा, रजिस्ट करूंगा, आवाज निकालूंगा कि मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकता हूँ, या इससे ज्यादा मेरी डाइटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मिट्टी है वो बोलती नहीं है, उसमें आप खाद, उसकी रिक्वायरमेंट 1 किलो की है
आप 10 किलो डाल देंगे वो नहीं बोलेगी, पर उसका जो प्रभाव है, जैसे मैं 2 रोटी अगर खाता हूँ 4 खा जाऊंगा तो कुछ ना कुछ शरीर पे जो प्रभाव पड़ेगा वही प्रभाव मिट्टी पे भी पड़ेगा। वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसको नुकसान होगा, लंबे समय के लिए नुकसान होगा। तो अब अवेयरनेस का स्तर बढ़ रहा है, स्थानीय मतलब देहात में भी बढ़ रहा है, शहरों में भी बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है। तो उसमें ये एक जैसे सर ने बात कही कि सूखने का टाइम, ये संसाधन भंडार खोला है सर इन्होंने। ये सबसे पहला जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, सॉइल ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है जीवामृत। इसको हम जूट की बोरी से ढक के रखते हैं। इसमें हमने 200 लीटर पानी डालते हैं, 10 किलो इसमें गोबर डालते हैं, 10 लीटर गौमूत्र देसी गाय का, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन और 1 मुट्ठी मिट्टी, इसको डाल के फिर हम इसको घोलते हैं। फिर इसको हम जूट की बोरी से ढक देते हैं, क्योंकि जो गोबर है उससे गैस, मीथेन गैस भी निकलती है। तो वो ताकि गैस निकल जाए और जितने भी उसमें हमारे जीवाणु हैं, जो मित्र कीट है, वो मल्टीप्लाई होते रहे। क्योंकि जीवाणु ब्रीडिंग नहीं करते आपस में, वो टूटते हैं आपस में, 1 से 2 टूटेंगे, 2 से 4 ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, टूट के मल्टीप्लाई होते हैं। तो गौमूत्र में भी जीवाणु पाए जाते हैं और गोबर में भी। और गुड़ और बेसन हम इसलिए इसमें डालते हैं ताकि वो भोजन उसका गुड़ और बेसन है, गुड़ से वो ज्यादा मल्टीप्लाई होंगे और बेसन उसका भोजन है। मिट्टी हम इसलिए डालते हैं क्योंकि एट द एंड हमने इसको अप्लाई करना है सॉइल में, तो सॉइल में भी कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। तो इसके जीवाणु और सॉइल के जीवाणु आपस में यही मित्रता हो जाए, ताकि जब सॉइल में इसको हम डालेंगे तो ये जल्दी से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए। इसको जैसे वहाँ पे ज्यादा होंगे, यहाँ से कम होंगे, हम अभी 1 मुट्ठी डालते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई हो जाए। ऐसा नहीं, जैसे लोकल सॉइल लेने की, लोकल सॉइल वैसे तो हम बोलते हैं कि जहाँ पे आपने फर्टिलाइजर नहीं इस्तेमाल किया हो वहाँ की सॉइल या जंगल की सॉइल आप ला सकते हैं। 1 मुट्ठी मिट्टी, किसी पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी आपने 1 मुट्ठी डालनी है इसमें, फिर इसको घोलते रहना है। 10 दिन में हम इसको बोलते हैं कि 10 दिन में तैयार होके हो जाता है। गर्मियों में ये जल्दी भी तैयार हो जाता है, लेकिन जो इसका ये वाला फिर उसमें डालेंगे, जो ये डालेंगे सर उसमें, खाद बनाने इसकी फिर हम अलग से ड्रेंचिंग भी करते हैं अपने पौधों में। 3 से 4 लीटर हम एक पौधे में डालते हैं ड्रेंचिंग के लिए। स्प्रे भी होता है इसका। इसके साथ हम एक रामबाण बनाया होगा इन्होंने, ये इसमें है जीवामृत और खट्टी लस्सी, जो घर में हमारी 10 से 15 दिन पुरानी खट्टी लस्सी होती है, उस दोनों को मिला के। खट्टी लस्सी का काम रहता है सर फंजीसाइड का। जितने भी हमारी फंजीसाइड हैं, जैसे डाइथेनोवेक्सीन यूज करते हैं लोग केमिकल में, हम उसकी जगह खट्टी लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि खट्टी लस्सी एक बहुत अच्छा फंजीसाइड भी है। और जैसे लोग स्टिकर खरीद के लाते हैं चिपकाने के लिए फंजीसाइड को, तो उसका भी इस्तेमाल ये करते हैं, क्योंकि हम लस्सी में जैसे अगर उंगली भी डालेंगे तो उसमें चिपचिपाहट रहती है, ताकि ये चिपका रहे काफी समय तक अपनी पत्तियों के साथ। और एक ये खट्टी लस्सी है, ये अग्नि अस्त्र है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं जस्ट लाइक ए पेस्टिसाइड के रूप में। कोई भी कीड़ा लगता हो तो उसके लिए हम इसको भी हम गौमूत्र में ही तैयार करते हैं। गौमूत्र को हम अग्नि पे उबालेंगे, उसमें हम 5 किलो कड़वे पत्ते डालते हैं, जो गाय या पशु कोई नहीं खा पाता, वो पत्ते हम इसमें डाल लेंगे। अखरोट के पत्ते भी उसमें होते हैं, नीम के पत्ते भी होते हैं। नीम यहाँ पे नहीं हो पाता, तो इसलिए हम जो यहाँ पे जंगल में अवेलेबल है। बाकी 2.5 किलो इसमें हम तंबाकू के पत्ते, जो जंगली तंबाकू जंगलों में होता है, उसके पत्ते डाल के इसको उबालते हैं। फिर इसको उबालने के बाद ठंडा करते हैं, फिर इसको हम बना के रख लेते हैं। 6 महीने तक इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी। इसको ये पीसना पड़ेगा सर। ये 7 तरह की दालें हैं। इसमें तिल है, मूंग है, गेहूं है और आपका रौंगी है। साबुत जितनी भी 6-7 तरीके की दालें हैं। तिल और इसमें गेहूं होना आवश्यक है। तिल में प्रोटीन्स की मात्रा ज्यादा होती है। इसका स्प्रे करते हैं हम, जैसे अभी बात कर रहे थे उसके हम इसको हम पहले भिगोएंगे, भिगोने के बाद इसको ऐसे लटका देंगे। लटकाने के बाद इसको रोज हम इसमें पानी का छिड़काव, इसको जब तक हम इसमें 1-1 इंच के अंकुरण नहीं आ जाते तब तक हम इसको ऐसे रखते हैं। जब अंकुरण आ जाएंगे इसको पीसेंगे, मिक्सी में नहीं हाथ से पीसेंगे। फिर उसके बाद फिर इसको 200 लीटर पानी में मिलाएंगे, उसमें 10 लीटर गौमूत्र डालेंगे और इसकी वैलिडिटी फिर उसी दिन है कि उसी दिन आपको स्प्रे करना पड़ेगा।
इससे आपका जो सेब है उसका साइज भी बनता है, न्यूट्रिएंट्स देता है ये, और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। अप्रैल में भी हमने भी खाया है, अप्रैल तक वो टिका है सेब उनका। ऐसे ही बात चली है, वो हो गई नेचुरल फार्मिंग करके लोग कर भी रहे हैं, लेकिन समस्या आ रही थी बेचने को लेकर के, इस जो प्रोडक्शन हमारी है उसको बेचा कैसे जाए, समस्या ये थी। ये तो चलो हम लोग फील्ड में कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समस्या हमारी जो नेचुरल फार्मिंग का प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको कैसे बेचा जाए। उसके लिए हमने विभाग के सहयोग से और जिम्मेदारों के सबकी सलाह कर लेकर के ये निकाला कंक्लूजन कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे प्रोडक्ट हम जो निकाले वो रासायनिक जो हमारे उत्पाद बनेंगे उससे अच्छे बिके, या वो भी हमारे प्रोडक्ट जो है अच्छी कीमतों में बिके। उसके लिए हमने एक एफपीओ का गठन किया गया है, जिसमें कि हमारी जो भी जितनी भी हमारी पंचायतों में जो एफपीओ में जो लोग जिन्होंने एसपीएनएफ की ट्रेनिंग कर रखी है, या लोग जो इसकी खेती कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है वो हम किसी आसानी से हम उसको जो है मार्केट तक पहुंचा सके। उसके लिए हमने सरकार से निवेदन किया था, विभाग से निवेदन किया था कि हमें कोई इस तरह का व्यवस्था दी जाएगी जहां हम अपने जो हमारे प्राकृतिक जो उत्पाद है उसको हम एक जगह पे एकत्रित कर सके, और वहां से हमारे जो है न केवल एक बड़ी मंडियों तक सीमित रहे, हमारे जो स्थानीय लोग हैं उन तक भी पहुंचे। तो ये डिमांड रखी गई कि हमारे को सेल सेंटर और कलेक्शन सेंटर दिया जाए, जहां हमारे जिम्मेदार जो है छोटे से एक छोटा सा कोल्ड स्टोर हो, जहां पे हमारे ठेके के जिम्मेदार या नजदीकी जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के याद। नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत लेखी है, मैं ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर हूं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ब्लॉक ठियोग में। आज हम गांव लाफू घाटी में श्रीमती सत्या देवी जी के बगीचे में आए थे। नेचुरल फार्मिंग का एक हमने डेमोस्ट्रेशन प्लॉट यहां पे लगाया है। प्राकृतिक रूप से कैसे फसलों को उगाया जा सकता है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने किसानों को दी, और हमारे बीच में आज माननीय एसडीएम महोदय भी उपस्थित थे। उन्होंने भी किसानों से चर्चा की कि किस तरीके से नेचुरल फार्मिंग लोग कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फील्ड में भी विज़िट किया कि सत्या जी कैसे कैसे नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा अभी फील्ड में। और मैं किसानों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो नेचुरल फार्मिंग करना शुरू करें। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक 27 जो केमिकल हैं उनको प्रतिबंध लगाया हुआ है, जो आपको अभी आने वाले वर्ष में आपको नहीं मिलेंगे, बाज़ार में मार्केट में नहीं मिलेंगे। तो उनकी जगह भी हमारे को कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट चाहिए। तो सब्स्टिट्यूट हमारे पास सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट है, अगर हमारे पास घर में अपनी गाय है, देसी नस्ल की गाय है तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक हमारे पास प्योर जर्सी और एचएफ तो हम अभी तक नहीं उसमें टीकाकरण करवाते हैं, लेकिन नहीं हो पाए हैं अभी तक। दोगली नस्ल तक हम पहुँचे हैं, दोगली नस्ल की भी गाय आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके गोबर और गौमूत्र में बहुत अच्छे मित्र जीवाणु पाए जाते हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो मैं किसानों से अनुरोध करूंगा कि अपने घर में वो इन सब चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान अगर इस प्राकृतिक खेती करते वक्त आपको आता है तो हमने हर पंचायत में एक एक मास्टर ट्रेनर जो माननीय सुभाष पालेकर जी ने तैयार किए हैं, ट्रेनिंग दी है उनको संपूर्ण जानकारी प्राकृतिक खेती की हमने दी है। तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, आप विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए 24 घंटे के लिए तत्पर हैं। आप जब हमारे को अपने बगीचे में बुलाएंगे, खेत में बुलाएंगे, हम आने के लिए तैयार हैं। आप करना शुरू करें ताकि हम खुद भी स्वस्थ खाएं और औरों को भी हम स्वस्थ खिलाएं।